केदारनाथ उपचुनाव की वोटिंग शांतिपूर्वक पूरी हो गई है। शाम 6 बजे तक करीब 59% मतदान हुआ। सुबह वोटिंग की शुरुआत में मतदान की रफ्तार सुस्त रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही वोटिंग में तेजी आई और लोग घरों से निकलकर पोलिंग बूथ वोटिंग के लिए पहुंचे और अच्छा मतदान हुआ। केदारनाथ सीट पर 25,197 पुरुष मतदाता जबकि 28,229 महिला वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 58.9% मतदान हुआ है, जो कि उपचुनाव के मुताबिक अच्छा आंकड़ा माना जा रहा है। मतदान के बाद में ज्यादातर पोलिंग पार्टियां वापस भी निकल गई हैं, जबकि पोलिंग पार्टी कल सुबह स्ट्रांग रूम के लिए रवाना होंगे। पूरे विधानसभा में 173 पोलिंग सेंटर बनाए गए थे और वोटिंग के बाद में अब 23 नवंबर को इंतजार किया जा रहा है, जब ईवीएम में कैद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा और उपचुनाव का रिजल्ट सबके सामने आएगा। आपको बता दें कि बीजेपी की आशा नौटियाल और कांग्रेस के मनोज रावत के बीच में सीधी टक्कर है। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला था। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने पोलिंग बूथ सारी पर लाइन में लगकर वोट डाला। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने अपने पोलिंग बूथ पर प्राथमिक विद्यालय भड़च में मतदान किया और वोटिंग के बाद में दोनों उम्मीदवारों ने चुनाव में जीत का दावा किया। केदारनाथ में अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन ये सिर्फ एक उपचुनाव भर नहीं है, बल्कि दोनों पार्टियों के लिए एक ऐसा चुनाव है जिसके नतीजे पर आने वाले दूसरे चुनाव और उनकी रणनीति टिकी हुई है। और केदारनाथ में बीजेपी और कांग्रेस ने खुद को साबित करने के लिए पूरा दमखम लगाया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ चुनाव के नतीजे ईवीएम में कैद हो चुके हैं। अब 23 नवंबर को केदारनाथ की जनता का फैसला देश के सामने आएगा। केदारनाथ सीट का रिजल्ट कोई आम उपचुनाव का रिजल्ट नहीं होगा। इस सीट पर जहां बीजेपी प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार की साख का इम्तिहान है, वहीं विपक्ष के ऊपर अयोध्या बद्रीनाथ जीतने के बाद केदारनाथ से बीजेपी को जवाब देने का दबाव है। बीजेपी मंगलौर और बद्रीनाथ का उपचुनाव सरकार होते हुए हार गई, इसलिए केदारनाथ उपचुनाव जीतने का भारी दबाव बीजेपी पर है। यही वजह रही कि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष खुद इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए केदारनाथ में उतरे। वहीं बीजेपी केदारनाथ जीतकर यह साबित करना चाहेगी कि पहाड़ में पार्टी की पैठ मजबूत है और फिर उसी आत्मविश्वास के साथ बीजेपी निकाय और पंचायत जीतने का प्रयास करेगी। केदारनाथ चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस के कई प्रोपेगेंडे करने के बावजूद, क्योंकि कांग्रेस ने हार मान चुके हैं, वहां की जनता का नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है, धामी जी पर विश्वास है कि 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ का कायाकल्प किया तो मोदी जी ने किया। केदारनाथ के रिजल्ट पर सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस का आगे का प्लान भी टिका है। मंगलौर और बद्रीनाथ का उपचुनाव जीतकर कांग्रेस कॉन्फिडेंट है। ऐसे में केदारनाथ जीतकर कांग्रेस भी अपनी मजबूती का मैसेज देना चाहेगी और इस एक सीट की जीत के सहारे कांग्रेस 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव तक एक माहौल बना सकती है। क्योंकि जिस तरह केदारनाथ में बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने का चुनाव है, वहीं पोजीशन 2027 में होगी। वहीं आने वाले दिन में पंचायत और निकाय में भी पार्टी को फायदा मिल सकता है। जहां जहां हमने संपर्क किया है अपने साथियों से, पोलिंग बूथ में हमारे जो कार्यकर्ता डटे हुए हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता वहां पर काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हर पोलिंग बूथ से जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो उनका कहना है कि हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं और बड़ी जीत होगी। साफ है कि केदारनाथ का उपचुनाव इस बार कोई मामूली उपचुनाव नहीं है। इस चुनाव का रिजल्ट भविष्य में बीजेपी और कांग्रेस की पोजीशन और रणनीति को तय करेगा और रिजल्ट ये भी साफ कर देगा कि आने वाले चुनावों के लिए किसको कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में 27 नवंबर को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। पंचायतें 28 नवंबर के बाद में प्रशासकों के हवाले हो जाएंगी, तो उधर साल भर से प्रशासकों के हवाले निकायों में चुनाव
की अधिसूचना भी जल्द जारी हो सकती है। इसे देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस अब केदारनाथ के बाद निकाय चुनाव पर फोकस करने लगी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए वोटिंग होने के बाद राजनीतिक दलों का अब अगला फोकस निकाय चुनाव पर है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने गुरुवार को निकायों से जुड़े प्रदेश भर के अपने विधायकों पदाधिकारियों की देहरादून में मीटिंग बुलाई है, जिसमें गुरुवार दिन भर जिलेवार निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। पहले निकाय चुनाव में बीजेपी 8 में से 5 नगर निगम, 17 नगर पालिका और 21 नगर पंचायतों को जीतने में कामयाब रही थी। इस बार वो जीत के आंकड़े को और आगे ले जाना चाहती है। देखिए, निकाय चुनाव ड्यू है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने के हर समय तैयार है। हाई कोर्ट का इंटरवेंशन है, तो मुझे लग रहा है अब जल्दी इसका समाधान हो जाएगा और दिसंबर में हम लोग चुनाव कराने की तैयारी में कल हम लोग बैठ रहे हैं और उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो नगर निकाय हैं और स्थानीय चुनाव हैं उनको प्रचंड बहुमत से जीते, उसी के परिप्रेक्ष्य में इस बैठक को बुलाया गया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे रिजल्ट दोबारा से उत्तराखंड में देगी। उत्तराखंड में वर्तमान में नगर निकायों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है, जिसमें 11 तो नगर निगम है। कांग्रेस का भी कहना है कि उसकी भी तैयारियां पूरी हैं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी हार के डर से लगातार चुनाव टाल रही है। 1 साल पहले चुनाव होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने चुनाव नहीं कराया। इनको मालूम है कि ये चुनाव हार रहे हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सकें। अब चुनाव को टाले जा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि हम चुनाव दिसंबर तक कराएंगे। मुझे नहीं लगता कि दिसंबर में भी चुनाव कराएंगे। ये तो बात हुई निकाय चुनाव की, लेकिन निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले 27 नवंबर को प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। यानी कि 27 नवंबर के बाद पंचायतें भी प्रशासकों के हवाले कर दी जाएंगी। निकाय चुनाव होने के तत्काल बाद सियासी दल एक बार फिर पंचायत चुनाव की तैयारियों में उतर जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कोटद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। नगर निगम ने लालबत्ती चौक के पास से अतिक्रमण हटाते हुए सब्जी की दुकानों को ध्वस्त कर दिया। सब्जी विक्रेताओं का आरोप है कि लालबत्ती चौक के पास तो नगर निगम कार्रवाई कर रही है, लेकिन गोखले मार्ग में हुए अतिक्रमण के खिलाफ हुए कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। वहीं मामले में नगर निगम का कहना है कि जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं उन्हें दूसरी जगह पर वेंडिंग जोन में दुकानें लगाने का विकल्प दिया गया है। हम 22 तारीख से बिल्कुल बेरोजगार हैं और लगातार भाग ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें कोई व्यवस्था दी जाए। हम तो शासन प्रशासन से ये चाह रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं व्यवस्था दें कि जो हम अपने फंड लगा के सब्जी का व्यापार कर सकें। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। तहसील दिवस के अवसर पर हम लोग भी आए हुए थे, लेकिन अभी भी हमें खाली आश्वासन दिया कि आप लोग कल मिलिए, परसों मिलिए, लेकिन हम रोज मिल ही रहे हैं। अब इन्होंने 22 तारीख को हटा दिया और अभी हमारी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे और हम बेरोजगार घूम रहे हैं। गोखले मार्ग अतिक्रमण वहाँ कोई हटाने नहीं जा रहा और वहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है। वहाँ ऐसे ही चल रहा है पूरा। अतिक्रमण निकलना भी मुश्किल है, वहाँ गाड़ी तो पैदल चलाना मुश्किल है। उसमें कोई प्रशासन तो ये कह रहा है कि इधर लगा लो जी, जोन बना रखे, वहाँ चल जाओ, वहाँ हमारा काम कहाँ चलेगा बताइए। उनको हटाया इसलिए गया था क्योंकि वो कलेक्टिव डिसीजन था। उसमें एनएच और प्रशासन और नगर निगम की टीम द्वारा कलेक्टिवली उसको हटाया गया था, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा काफ़ी कंप्लेंट की जा रही थी, क्योंकि वो मार्ग में को बाधित भी कर रहे थे और अतिक्रमण की काफ़ी समस्या उस वजह से आ रही थी, इसलिए हटाया गया। तो उनको अभी ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर जो वो 6-7 जगह जो पूर्व में चिन्हित की गई हैं, अगर आप चाहें तो उनमें से अगर आप उस ऑप्शन को कोई ले सकते हैं, तो अगर आप वहाँ का चयन कर लेते तो वहाँ पर आपको नियमानुसार वहाँ पर आपको लाइसेंस बनाने की टेरिटोरियल आर्मी भर्ती पिथौरागढ़ पर भारी पड़ गई है और भर्ती में आए युवाओं के हुजूम ने सभी इंतजामों को नाकाफी साबित कर दिया है। अब हालात ये हैं कि स्कूल, हॉल, बसें, दर्जनों लंगर भी इन युवाओं के लिए कम पड़ रहे हैं। हजारों की तादाद में पहाड़ी सिटी में पहुंचे युवाओं के चलते सब कुछ ठप सा हो गया है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पिथौरागढ़ में 12 से 27 नवंबर तक टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती चल रही है। शुरू में तो यहाँ सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के युवाओं ने उत्तराखंड का रुख किया, सब कुछ पटरी से उतर गया। युवाओं की भारी भीड़ ने हल्द्वानी, टनकपुर और पिथौरागढ़ को जाम कर डाला।
नतीजा ये रहा कि मैदान से पहाड़ पहुंचने के लिए सैकड़ों बसें भी नाकाफी साबित हुई। वहीं सेना में शामिल होने का सपना सजाए युवाओं को एक साथ कई दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। एक तरफ जहां गाड़ियों के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं, वहीं सोने और खाने के भी लाले पड़ गए हैं। मतलब पहली बात तो बस नहीं मिल रही, टनकपुर से आए, टनकपुर से कोई बस नहीं मिली, ट्रक में सीमेंट के ट्रक में गाड़ी में लोड होकर आए लड़के, और रास्ते में पड़ी बहुत समस्या पड़ी। मतलब कि सर यहाँ दो सुखबंदों को छोड़ रहा है, दो बंदे एक बंदे पकड़ रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, ग्राउंड की स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ पर दो सुखबंदों को एक बाइक छोड़ रहा है, और दूसरी बात इतना धूल उड़ रही है कि जो बंदे तो कंक्रीट है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग टनकपुर आए थे, इसके बाद वहाँ से 2,000 रुपया किराया देकर यहाँ पर आए, 5 किलोमीटर पहले छोड़ दिया, वहाँ से पैदल हम लोग आए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बहुत दिक्कत सर। यहाँ एकाएक आई हजारों की भीड़ ने प्रशासन के भी नाक में दम कर दिया। यही नहीं, सेना को भी युवाओं को कंट्रोल में रखने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। भर्ती स्थल पर मची भगदड़ के कारण कई युवाओं को चोटें भी आई हैं। युवाओं के रहने के लिए प्रशासन ने 16 से ज्यादा स्कूल खाली करवाए हैं, और यही नहीं, इनकी वापसी के लिए भी 100 से ज्यादा बसें भी बाहरी जिलों से मंगवाई गई हैं। जबकि खाने के लिए दर्जनों लंगर जगह जगह लगे हैं, लेकिन फिर भी भीड़ का आलम इस कदर है कि ये सब कुछ नाकाफी साबित हो रहा है। इनके रहने और खाने की व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग जगह 18 जगह लंगर वगैरह लगवाए, 30 जगह विद्यालयों में रहने की व्यवस्थाएं कराई, बारात घरों में कराई। इसके अलावा जो रोडवेज और जो स्थानीय परिवहन है उसके माध्यम से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था टनकपुर, हल्द्वानी और अन्य मैदानी क्षेत्रों से करवाई है। असल में इस हालात के लिए आयोजक भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, जिन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि भर्ती में उत्तर प्रदेश के युवाओं की भीड़ इस कदर पहाड़ में उमड़ सकती है। ऐसे में हजारों युवाओं को कंट्रोल करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द तो साबित हो ही रहा है, साथ ही इनके लिए जरूरी सुविधाएं जुटाना भी खासा मुश्किल हो रहा है। कुछ ऐसा ही हाल लगभग हर बस के आगे का है। किस तरीके से यहाँ पर युवा उमड़े हुए हैं, बसों में घुसना चाह रहे हैं, कोई शीशे के ऊपर से भी बसों में घुस रहे हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आने जाने में सबसे ज्यादा दिक्कत भर्ती में आए हुए युवाओं को यहाँ पर हो रही है। तकरीबन 100 से अधिक बसें यहाँ पर लगाई गई हैं, लेकिन ये बसें भी नाकाफी साबित हो रही हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। अब गढ़वाल के लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, और देहरादून से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे एक्सप्रेस अब नजीबाबाद में भी रुकेगी, और नजीबाबाद में इसका हॉल्ट मंजूर कर दिया गया है। और इसके लिए गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। बलूनी ने कहा कि मेरे लेटर के सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ये मंजूरी दी गई है, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। सांसद अनिल बलूनी ने इस हॉल्ट के लिए रेल मंत्री को लेटर लिखा, और इस लेटर के बाद में अब रेल मंत्रालय की तरफ से नजीबाबाद हॉल्ट को मंजूर कर दिया गया। इससे गढ़वाल के लोगों को बड़ा फायदा होगा और लखनऊ आना जाना आसान हो जाएगा। उपनल कर्मचारियों को रेगुलर नौकरी देने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है, तो वहीं आदेश का पालन नहीं होने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को फटकार भी लगाई। वहीं सैनिक कल्याण विभाग का कहना है कि इस मामले में पुनर्विचार में सुप्रीम कोर्ट में है, और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के मुताबिक कानूनी परीक्षण किया जा रहा है और सरकार उपनल कर्मचारियों के हित में फैसला लेगी। वहीं नेता विपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार अब क्यों कानूनी राय लेने की बात कर रही है, आखिर ये बातें पहले क्यों नहीं देखी गई। वो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, और विधि आज जो वर्तमान नियमावली है उसमें वो नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए क्या बेहतर उनके हित में होगा, विधि की राय लेकर जो बेहतर होगा कर्मचारियों के हित में, प्रदेश के हित में, उसको सरकार करेगी। क्योंकि जो विधिक परीक्षण की बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय है, क्या उनका जजमेंट है, क्या उन्होंने निर्देश दिए हैं, वो माननीय उच्च न्यायालय की जो उनका निर्देश है उसका अनुपालन करना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। परीक्षण पहले करना चाहिए था, क्या उसमें कमियां हैं, या पुनर्विचार याचिका दायर करने का क्या औचित्य है।
देहरादून में स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अलग अलग विभागों में घोटाले के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कौशल विकास, पंचायती राज्य और साथ ही ग्राम्य विकास, समाज कल्याण में कई घोटाले हुए, जिनमें करीब 1000 करोड़ की बंदरबाट हुई है। इसलिए सरकार को इसकी सीबीआई जांच करवानी चाहिए। जिन अधिकारियों को जेल भेजने का कार्य किया गया, योगी जी की जांच के बाद जो अधिकारी जेल गए और जिन अधिकारियों को योगी जी ने बाहर किया, उसे उत्तराखंड सरकार ने संरक्षण देने का काम करा और उत्तराखंड के जो तमाम जो जांचें हैं वो सही ढंग से नहीं की जा रही हैं। उत्तराखंड के जो तमाम अधिकारी हैं वो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और उत्तराखंडियों के साथ छलावा हो रहा है। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में देव डोलियों का समागम हुआ और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और आध्यात्मिक गुरु ज्ञानानंद ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। देव डोली समागम में प्रदेश के कई देव स्थलों से 250 देव डोलियां समागम में पहुंचे। कार्यक्रम में लोक वाद्य यंत्रों और लोक गायन के जरिए भी कलाकारों ने समा बांधा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि देव डोली समागम और ऐसे कार्यक्रमों के जरिए नई पीढ़ी के युवाओं को उत्तराखंड की लोक संस्कृति के साथ जोड़ने में मदद मिलती है। इतने सुंदर कार्यक्रम में जहां देव डोलियां हमारी 250 पूरे उत्तराखंड से पहुंची हैं, आज उनका यहाँ समागम है। मुझे बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और खासकर विश्वविद्यालय में इस तरह का कार्यक्रम होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अपने युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं। की जो पावन भूमि है उसके कोने कोने से आज देव डोलियों का आगमन शांति कुंज की पावन धरा पर हुआ। हम लोगों के लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है, क्योंकि जो आने वाले 2 वर्ष हैं वो गायत्री परिवार की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। वंदनीय माता जी के अवतरण के अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में पंच केदार में द्वितीय केदार मदमहेश्वर धाम के कपाट आज सुबह बंद कर दिए गए। मदमहेश्वर धाम के कपाट सुबह शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ में शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। इस अवसर पर मंदिर को कई कुंटल फूलों से सजाया गया। कपाट बंद होने के बाद में भगवान मदमहेश्वर की उत्सव डोली और देव निशान गाजे बाजे के साथ में प्रथम पड़ाव गोंडार के लिए रवाना हो गए। कल 21 नवंबर को भगवान मदमहेश्वर की उत्सव डोली राकेश्वरी मंदिर में प्रवास करेगी और 22 नवंबर को गिरिया प्रवास करने के बाद में 23 नवंबर को भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो जाएगी। इसके बाद में शीतकाल के 6 महीने के बाद में श्रद्धालु ओंकारेश्वर मंदिर में मदमहेश्वर भगवान की पूजा करेंगे 6 महीने तक। और इसके बाद में इस साल 18,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने भगवान मदमहेश्वर के दर्शन किए। और बर्फीले पहाड़ों पर स्थित चारों धामों के कपाट बंद हो चुके हैं और डोलियां भी शीतकालीन प्रवास पर पहुंच गई हैं। अब अगले 6 महीने यहीं पर पूजा होगी। ऐसे में अब एक बार फिर से मांग उठने लगी है कि सरकार शीतकालीन यात्रा की भी शुरुआत करे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चार धाम यात्रा को उत्तराखंड की लाइफलाइन माना जाता है। हजारों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा होता है, लेकिन कपाट बंद होने के साथ ही इन इलाकों में सन्नाटा पसर जाता है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि कपाट ग्रीष्मकालीन धामों के बंद होते हैं। शीतकालीन प्रवास स्थलों पर तो भगवान विराजमान होते ही हैं, लिहाजा शीतकालीन धामों तक यात्रा जारी रह सकती है। ज्योतिर्मठ में लोग शीतकाल में यात्रा पर आते हैं। इस बार भी 16 दिसंबर से शीतकालीन यात्रा शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अगर सरकार इसमें पहल करती है तो इसका बड़े स्तर पर संदेश जाएगा। पट बंद हो गए तो लोग समझते हैं कि अब दर्शन नहीं होगा, पूजा नहीं हो रही है, तो ये भ्रांति है। केवल ग्रीष्मकालीन स्थान पर बंद हुआ है। शीतकालीन स्थान पर डोली आकर के वहां पूजा होती रहती है, वहां दर्शन होता रहता है, पुण्य वही मिलता रहता है। तो ये जो भ्रांति उत्पन्न हो गई है लोगों के मन में कि 6 महीने ही दर्शन पूजन होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, उसको तोड़ना हमारी यात्रा का उद्देश्य है। सरकारी लेवल पर साल 2011 में भी एक बार शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करने की पहल की गई थी। चारधाम विकास परिषद के तत्कालीन उपाध्यक्ष सूरत राम नौटियाल चारों धामों के शीतकालीन प्रवास स्थल तक बर्फबारी के बावजूद यात्रियों को ले गए थे, लेकिन सरकार बदलते ही मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। तो शीतकालीन यात्रा होनी बहुत आवश्यक है। वो यहाँ की रोजी रोटी के लिए भी आवश्यक है। जो तीर्थयात्री देख नहीं पाते उस समय, उनको भीड़ रहती है,
जो वेटेज रहते हैं, वेटिंग में रहते हैं, 10-10 दिन तक नहीं मिलता है, गाड़ियां नहीं मिलती है, होटल नहीं मिलते, उनको भी न वो बाधित होंगे न कहीं उनको रुकना पड़ेगा। शीतकालीन चारधाम यात्रा के दो पहलू हैं। श्रद्धालु शीतकालीन प्रवास स्थलों पर दर्शन तो करेंगे ही, पहाड़ों पर बर्फबारी का भी आनंद ले सकते हैं। लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। उच्च हिमालय के इन क्षेत्रों में माइनस में टेम्परेचर, भीषण बर्फबारी किसी मुसीबत से कम नहीं है और उस पर सड़कों को खुला रखना सेना तक के लिए भी चुनौती बन जाता है। लेकिन इन सब समस्याओं के बाद भी सर्दियों में चारधाम यात्रा शुरू होती है तो ये उत्तराखंड के लिए क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। चमोली के डूमक गांव के लोग सड़क निर्माण की मांग को लेकर धरने पर हैं। वहीं 2 ग्रामीण डीएम ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि 2007 में सड़क निर्माण की मंजूरी मिली थी, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी। लोगों ने दो टूक कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसी से भीख मांगते, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है। जो स्वीकृत सड़क है वो संजी लगा मैकूड बेमरूड डुमा कलगुड़ निर्माणाधीन मोटर मार्ग जो विगत 17 सालों से निर्माणाधीन है। 2007-8 में इसको स्वीकृति दी गई थी भारत सरकार द्वारा। वो आज 2024 पूरा होने जा रहा है, अभी तक नहीं बन पाई और शासन प्रशासन द्वारा इतनी चुप्पी साधी हुई है कि हमको आंदोलन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।